हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लीथल जीन्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.2 के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किया था, और इस लेक्चर में हम लीथल और सब लीथल जीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीथल जीन्स कहते किसे हैं? दोज जीन्स विच किल इट्स पोजेसर आर कॉल्ड लीथल जीन्स। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि जो अपने पोजेसर को ही मार दे उसे हम लीथल जीन्स कहते हैं। तो ऐसा जीन हमारे अंदर आता कैसे है? तो बहुत तरीके से आ सकता है। या तो म्यूटेशन हो जाए हमारे अंदर, या फिर अगर वो रिसेसिव जीन हो तो कैरियर के थ्रू हमारे पास आ सकता है, मतलब हमारे माता पिता के थ्रू आ सकता है। और होमोलोगस कंडीशन में वो दिख भी सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, और हमारे जान को खतरा भी हो सकता है उससे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीथल जीन्स के टाइप क्या हैं। देखिए, दो तरह से इसे डिवाइड किया गया है। पहला डिवीज़न जो है उसमें सेमी लीथल और सब लीथल आता है, और दूसरा डिवीज़न जो है उसमें डोमिनेंट लीथल, रिसेसिव लीथल और कंडीशनल लीथल आता है। ठीक है, तीन तरह ऐसे, तो दो तरह से डिवाइड किया गया है। अभी सेमी लीथल क्या है पहले वो देख लेते हैं। इफ़ इट किल्स द पोजेसर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, यहाँ पे एज होगा, तो जब रिप्रोडक्टिव एज पहुँच जाए उसके बाद अगर उसका इफेक्ट नज़र आता है तो उसे हम कहते हैं कि ये सेमी लीथल है। अब रिप्रोडक्टिव एज के बाद कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 12 या 14 साल के बाद ही दिखेगा। हो सकता है 20 ईयर्स, हो सकता है 30 ईयर्स, हो सकता है 40 ईयर्स, हो सकता है 60 ईयर्स। तो ये कब एक्सप्रेस होगा इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, लेकिन हाँ, रिप्रोडक्टिव एज के बाद होगा, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होगा। सब लीथल हम किसे कहते हैं? इफ़ डेथ ऑकर्स in early infancy or childhood, that is before attainment of reproductive age। ठीक है, तो सब लीथल उसे कहते हैं जब अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी में ही उसका असर दिख जाए और बच्चे की मौत हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये सब लीथल है। ठीक है, अब ये दोनों टाइप हो गए। अब डोमिनेंट लीथल देखते हैं क्या होता है। तो डोमिनेंट लीथल जीन क्या है? दैट किल्स इट्स पोजेसर इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी डोमिनेंट जीन किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में एक पेयर में मौजूद होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, पेयर में होता है तो जीन का भी पेयर होता है। सिमिलर जीन के दो अलील्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। तो जब अगर दोनों अलील्स सेम हो तो उसे हम कहते हैं कि ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर दोनों अलील्स डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यही हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब कोई जीन एक्सप्रेस करता है तो हम उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन, मतलब कि अलग अलग मौजूद था फिर भी कोई एक डोमिनेंट कर गया। तो वैसा डोमिनेंट जीन जो कि लीथल हो तो हम उसे कहते हैं कि डोमिनेंट लीथल जीन है ये। अब इसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन है सब लीथल और सेमी लीथल। सब लीथल हमने ऊपर देखा था क्या, कि रिप्रोडक्टिव एज आने से पहले ही ये बच्चे को मार देता है। सेमी लीथल हमने देखा था क्या, रिप्रोडक्टिव एज आने के बाद ये असर करता है। तो इसमें एग्जांपल आपको देना है, एपिलोइया है। अगर आप और कोई एग्जांपल गूगल से ढूंढ पाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। एपिलोइया बेसिकली क्या होता है? स्किन ट्यूमर का केस होता है। ठीक है, एक बीमारी है, मल्टीपल स्किन ट्यूमर हो जाता है और बच्चा का डेथ जो है वो अर्ली इन्फेंसी में ही हो जाता है, मतलब विद इन ए ईयर और 6 मंथ के अंदर ही बच्चे का डेथ हो जाता है। तो डोमिनेंट लीथल है, इसलिए डेथ जो है वो जल्दी हो जा रहा है। सेमी लीथल क्या है? हंटिंगटन डिजीज़। अब कई बार डोमिनेंट जीन जो होता है वो देर से भी एक्सप्रेस करता है, तो उसमें एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज़ का। मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए पिक्चर भी लगा दिया है। हंटिंगटन डिजीज़ में मतलब बॉडी का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होने लगता है, डिफ़िकल्टी इन swallowing, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब फिजिकल सिम्टम्स और कुछ मेंटल सिम्टम्स भी होने लगते हैं। तो ये बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज़ है विच कॉजेज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब सही नहीं होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, आप मेमोरी लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेमोरी लॉस है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग है, लर्निंग रीजनिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जन्म के समय ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेड होने लगता है। एज ऑफ ऑनसेट 40 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया
और इससे अल्टीमेटली डेथ हो जाता है, इसलिए इसे लीथल जीन कहते हैं। तो डोमिनेंट लीथल देख लिया आपने, दोनों केसेस देख लिए, सब और सेमी लीथल। तो अब देख लेते हैं रिसेसिव लीथल जीन के बारे में। देखिए रिसेसिव कंडीशन उसे कहते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होता है, यानी कि दोनों का दोनों अलील सेम हो जाए, आपके अंदर माता और पिता दोनों से सेम अलील मिल जाए, उसे हम कहते हैं कि रिसेसिव लीथल हो गया। इसमें भी देखिए सब लीथल और सेमी लीथल है। सब लीथल मतलब बच्चे की डेथ जो है वो रिप्रोडक्टिव एज से पहले हो जानी चाहिए थी। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि रिसेसिव लीथल के कंडीशन में, इन दोनों डिजीज़ के कंडीशन में बच्चे जो है रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँच जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूँ थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में शॉर्ट में, कि थैलेसीमिया में भी रेड ब्लड सेल डिफॉर्म होता है और सिकल सेल एनीमिया में भी डिफॉर्म होता है, बस डिफॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। इसमें सिकल शेप का हो जाता है और इसमें माल फॉर्म्ड मतलब अजीब अजीब शेप का डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे इनके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में असर पड़ता है और इनके ब्लड वेसल्स में मूवमेंट में असर पड़ता है, जिसके वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये अफेक्टेड पर्सन के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, यानी कि जो कैरियर होता है, यानी कि हेट्रोजाइगोट्स जिसको कह सकते हैं, तो वो इसके कैरियर्स होते हैं। जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तब ये असर नहीं करता है, तब ये उल्टा बेनिफिशियल हो जाता है। कई सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे मलेरिया से प्रोटेक्शन देता है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी है। तो अब नेक्स्ट है कि सेमी लीथल जीन। सेमी लीथल जीन का एग्जांपल है हेमोफीलिया। इसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज के बाद डेथ होती है हेमोफीलिया जैसे डिजीज़ में। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स आर जनरली कैरियर्स एंड मेल्स आर सफरर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर देखिए ये रिसेसिव लीथल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर होमोजाइगस कंडीशन होता है तो डेथ जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है, मतलब फीमेल्स की, ठीक है। और अगर हेट्रोजाइगस होता है मतलब फीमेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स दोनों एक्स होता है, ठीक है, तो एक एक्स अगर हेल्दी है और एक एक्स जो है वो अगर डिजीज़ वाला है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाता है। उस कंडीशन में ये कैरियर बन जाती हैं, ठीक है। और जब जनरेशन होता है अगर उसमें लड़के के पास एक्स और वाई आया है तो ये फीमेल के थ्रू अगर डिजीज़ वाला एक्स आ गया तो लड़के सफरर हो जाते हैं, क्योंकि लड़कों में दूसरा एक्स नहीं होता जो कि उसको सप्रेस कर दे, ठीक है। तो अगर लड़कों में देखा जाएगा तो हेमोफीलिया हमेशा एक्सप्रेस करेगा आ जाने के बाद, और फीमेल्स में तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो लीथल तो इन्हीं में होता है, डेथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल्स की हो जाती है, और मेल्स जो है वो सफ़र करते हैं इसको भी लॉन्ग टर्म तक। नेक्स्ट है कंडीशनल लीथल, जो कि थर्ड टाइप है। डोमिनेंट लीथल, रिसेसिव लीथल और उसके बाद कंडीशनल लीथल। इसमें क्या होता है, अ जीन लीथल इन वन इन्वायरमेंट कंडीशन मे नॉट बी सो इन अदर इन्वायरमेंट कंडीशन। इसका एग्जांपल दिया गया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक नाम की डिजीज़ है। ये म्यूटेशन से होती है, जीन के म्यूटेशन से होती है। इसमें क्या होता है आइए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ लगा दिया है। PKU भी इसे कहते हैं, इज़ ए रेयर इनहेरिटेड डिजीज दैट कॉजेज एन अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलेनिन टू बिल्ड अप इन बॉडी, ठीक है। फिनाइल एलेनिन को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो इंजाइम की ज़रूरत होती है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जब वो इंजाइम विदाउट द इंजाइम नेसेसरी टू ब्रेक डाउन फिनाइल एलेनिन, अ डेंजरस बिल्डअप कैन डेवलप व्हेन अ पर्सन विथ PKU ईट्स फूड that contain protein or eats aspartame, an artificial sweetener, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशनल लीथल ऐसा होता है कि जब खाना पीना, एनवायरनमेंट और रियरिंग से असर पड़ने लगे उसके लीथल होने या ना होने पे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन असर करता है। ऐसे एग्जांपल आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया याद रखना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीथल जीन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में लीथल जीन सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहना है कि बहुत सारे हार्मफुल लीथल जीन सर्कुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन में एट हाई फ्रीक्वेंसी, और वो डिफाई कर देते हैं रिजेक्शन बाय नेचुरल सिलेक्शन। हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में यही जाना है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसमें काम करता है। तो
अब जो लीथल है भाई वो फिट तो श्योरली नहीं है, तो उसको तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, फिर भी वो आगे के जनरेशन में कैसे आ जाता है। तो उसके लिए 2 थ्योरीज दी गई हैं बायोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा। तो पहला थ्योरी जो है वो डबझांस्की, थियोडोसियस डबझांस्की के द्वारा दिया गया। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने बताया कि इट सेज दैट रिसेसिव लीथल जीन्स, मतलब रिसेसिव, डोमिनेंट की बात नहीं, डोमिनेंट वाला तो ख़त्म ही कर देगा आपको। रिसेसिव लीथल जीन्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रोवाइड हेट्रोसिस एंड हेट्रोजाइगोट्स आर सुपीरियर टू बोथ होमोजाइगोट्स। मतलब ऐसा कई कंडीशन होता है कि जब रिसेसिव लीथल जीन हो, मतलब कि वो तभी एक्सप्रेस होगा ना जब दोनों के दोनों रिसेसिव आपके अंदर आ जाएं, दोनों के दोनों सेम अलील आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास इस कंडीशन में वो जीन है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तब वो फ़ायदेमंद हो जाता है। कैसे एग्जांपल दिया इन्होंने सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें कि हेट्रोजाइगोट्स हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। ये देखा गया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है स्कूल ऑफ मैक्स मुलर। मैक्स मुलर भाई साहब ये रहे, इनका कहना था कि सर्कुलेशन ऑफ लीथल जीन इज इंश्योर्ड बिकॉज देयर इज आर्टिफिशियल रिडक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू मेडिकल साइंसेज एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब कि हमारा मेडिकल साइंस जो है वो बचा लेता है। अब किसी को थैलेसीमिया है, ठीक है, थैलेसीमिया है, तो अब हम देखते हैं कि उसको दवा और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके वो बड़ा हो जाता है। वो मतलब रेगुलर पैसे खर्च करके वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराता रहता है और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है। अब वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो भाई वो तो आगे जाएगा ही जाएगा। और फिर कल्चरल सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है, मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो, भले ही डाउन सिंड्रोम हो, कुछ भी हो, तो सबकी शादियाँ होती है। ऐसा कोई कल्चरल बैन नहीं है कि जिसको कोई जेनेटिक डिजीज़ है उसकी शादियाँ नहीं होंगी। इस वजह से वो जो है वो आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट जो है वो भी सर्वाइव कर जाता है इफ़ रियर्ड ऑन फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट। मतलब उसको ऐसा कुछ खाना दिया जाए जिसमें फिनाइल एलेनिन ना हो तो वो भी जी जाता है। तो इस वजह से सोशियो कल्चरल और मेडिकल साइंसेज के एडवांसेस की वजह से देखा गया है कि लीथल जीन सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि डिस्कवरी किसने किया था, हमारे लीथल जीन्स के कंसेप्ट का किसने डिस्कवरी किया था। तो फ्रेंच जीनेसिस्ट थे लुसियन सुइनॉट। ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे डबल ई और इस तरह सुइनॉट, सॉरी हाँ इस तरह से होता है। तो लुसियन सुइनॉट इसको खोजे थे। हु नोटिस द लीथल येलो अलील इन माइस। चूहे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको पता चला कि येलो फर कोट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अलील है वो इसके डेथ का कारण बन जाता है इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो जब होमोजाइगस कंडीशन आता है तो ये मर जाता है। तो यही बेसिकली यही भाई साहब है लुसियन सुइनॉट, ठीक है। तो यही बेसिक, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं था लीथल जीन्स, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेमी लीथल, सब लीथल किसे कहते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, कंडीशनल लीथल किसे कहते हैं, और क्यों सर्कुलेट कर रहा है। बस इतना ही पढ़ना था। इसमें 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ईजिली आंसर कर पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।